हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोक नीति के अंतर्गत राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति, हित समूह व सामाजिक आंदोलन के चैप्टर को कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। तो देखो दोस्तों, आज का ये जो आपका चैप्टर है, इसमें आपको हित समूह और सामाजिक आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। स्पेशली यहाँ पे जो बातें होंगी वो ये होंगी कि आखिर किस तरह से जो इंटरेस्ट ग्रुप है, हित समूह है और सामाजिक आंदोलन हैं, वो किस तरह से लोक नीति को प्रभावित करते हैं, राज्य को प्रभावित करते हैं। तो चलिए बिना देरी के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सारी बातें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हित समूह यानी कि इंटरेस्ट ग्रुप क्या होता है। देखो, ऐसा संगठन जो अपने सदस्यों के संकीर्ण हितों को बढ़ावा देने के लिए सरकार और सरकारी विभागों पर दबाव डालने की कोशिश करता है। ऐसा करते समय वह समाज के अन्य वर्गों के हितों को पीछे ढकेलने से भी संकोच नहीं करता और उसी को हम हित समूह कहते हैं। हित समूह अपने हितों को पूरा करने के लिए राजनीति को प्रभावित करता है। ठीक है, राजनीति को प्रभावित करता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे संकीर्ण हित आया शब्द, यहाँ पे ऐसा आया शब्द कि जो हित समूह होता है वो दूसरे वर्गों के हितों को भी पीछे ढकेल देता है। और फिर ये जो हित समूह है वो अपने हितों को पूरा करने के लिए राजनीति को भी प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हित शब्द बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो आखिर ये हित शब्द होता क्या है? देखो, हित को इंग्लिश में इंटरेस्ट कहते हैं और इंटरेस्ट और हित का मतलब होता है फ़ायदा, लाभ। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा कई बार कि ये बात मेरे हित में नहीं है, मतलब मेरे फ़ायदे में या मेरे लाभ के लिए नहीं है। ठीक है, स्मोकिंग करना आज के यूथ जनरेशन के हित में नहीं है। तो ये क्या है? ये लाभ या फ़ायदा, तो वो चीज़ हमारे लाभ या फ़ायदे में नहीं है। तो हित का मतलब आपको समझ में आ गया। हित का मतलब होता है लाभ या फ़ायदा। ठीक है, अब आखिर हित समूह होता क्या है? देखो, ज़मीनी स्तर पर मैं आपको समझाता हूँ। हित समूह एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा समूह होता है जो अपने फ़ायदे की बात करता है। वो अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकार से डिमांड करता है, सरकार के ऊपर दबाव डालता है। ये आपको समझ में आ गया। अब ज़मीनी स्तर पर बात को समझो। जैसे दोस्तों, आप देखते हो कि दुकानदारों का अपना एक समूह होता है, किसानों का अपना एक समूह होता है। तो ये क्या है? ये समूह ही हित समूह है। जैसे कि आपने अभी देखा था कुछ समय पहले, जो सरकार थी उसने 3 फार्म लॉस को पास किया था। हालांकि जो किसान समूह था उसने सरकार के ऊपर दबाव डाला, आंदोलन करने का प्रयास किया, जिससे कि सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा और सरकार ने उन कानूनों को रद्द कर दिया। मतलब क्या, ये एक जो हित समूह होते हैं वो अपने हितों को पूरा करने के लिए सरकारी विभागों के ऊपर दबाव डालते हैं और ऐसा करते समय ये दूसरे के हित को नहीं देखते, ये सिर्फ अपने फ़ायदे को ही देखते हैं। हालांकि जो किसानों का हित समूह है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, तो वो काफ़ी बड़े पैमाने पर कई बार उसे सामाजिक आंदोलन में भी ऐड कर लिया जाता है। लेकिन हित समूह को आप सिंपल सा समझिए, अलग अलग आप देखते हैं इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि दुकानदारों का ग्रुप हो गया। आप देखना, जब जीएसटी, आपने देखा होगा जब जीएसटी को लागू किया जा रहा था देश में, तो कई सारे दुकानदारों ने आंदोलन करना शुरू किया। आंदोलन का मतलब उन्होंने अपनी दुकानें बंद कर दी और सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास किया कि वो जीएसटी को ख़त्म कर दे। कई सारे हित समूह सामने आ गए थे। तो जैसे दुकानदारों का समूह हो गया या जो दूसरे अलग अलग जो समूह हैं, वही हित समूह होते हैं और ये सिर्फ अपने फ़ायदे की बात करते हैं। सरकार से कहते हैं कि हमारा ये वाला इंटरेस्ट पूरा करो। जैसे कि मज़दूरों का अपना अलग हित समूह होता है, तो वो सरकार पर अलग तरीके से दबाव दबाव डालने का प्रयास करते हैं। दुकानदारों का, ग्राहकों का जो एक यूनियन होता है, हर जगह मतलब आप देखोगे कि हर एक का ग्रुप बना हुआ है। वकीलों का अपना अलग ग्रुप है, तो वो अलग तरीके से डिमांड करते हैं और ऐसा करते समय वो दूसरे के हित को कभी कभी वो पीछे भी ढकेलने से संकोच नहीं करते। उनका बस मेन जो मकसद होता है, वो सबसे पहला जो उद्देश्य होता है हित समूह का, वो होता है कि हमारे हितों को पूरा करो। तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आ गई। और हित समूह सरकार के ऊपर दबाव भी डाल देते हैं, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी कई सारे हित समूहों का हिस्सा होते हैं। व्यापारी वर्ग का अपना एक हित समूह होता है। तो जो व्यापारी वर्ग है वो कई तरह से सरकार के ऊपर दबाव डालता है। अलग अलग समूह हैं जो सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। तो ये हित समूह आपको समझ में आ गया। एक चीज़ याद रखना, कई बार आपने हित समूह के साथ में दबाव समूह का नाम भी सुना होगा। तो हित समूह और दबाव समूह में कुछ खास अंतर नहीं है। दबाव समूह थोड़ा बड़ा व्यापक होता है,
हित समूह थोड़ा सा आप कह सकते हैं जब थोड़ा कम दबाव डाला जाए सरकार पर तो उसे हम नॉर्मली हित समूह कह देते हैं, लेकिन जब सरकार के ऊपर दबाव ज़्यादा डाला जाता है तो वो दबाव समूह बन जाता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। हित समूहों को उनकी प्रेरणा के आधार पर 3 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। अगर हम बात करें हित समूहों के उद्देश्य के हिसाब से बात करें तो नॉर्मली 3 तरह के हमें हित समूह इंटरेस्ट ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन सिर्फ तरह की बात करें, प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक आर्थिक से संबंधित होते हैं, आर्थिक, और जैसे कि व्यक्तिगत फर्म हो गई, कॉरपोरेट संगठन हो गया। जैसे कि देखो, जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं या जो व्यापारी हैं, जो व्यक्तिगत कोई बिजनेस चला रहे हैं, जिनकी कंपनियां हैं या दुकानें हैं बड़ी बड़ी, तो वो उनका अपना अलग एक ग्रुप हो गया, अपना अलग अलग वो उनका संगठन होता है, समूह होता है, जो कि आर्थिक रूप से डिमांड करता है। जैसे कि जीएसटी क्या था, एक आर्थिक रूप से ही तो एक मतलब हित समूह के द्वारा एक आर्थिक मुद्दा ही तो उठाया गया था, तो ये आर्थिक समूह कहलाते हैं। ये पैसे से संबंधित ही इनके पूरे काम हैं, बिजनेस से संबंधित। अब पेशेवर जैसे कि वकील हो गए, श्रमिक हो गए, अध्यापक हो गए, इन लोगों का जो समूह है वो पेशेवर में आ जाता है कि ये प्रोफेशनल होते हैं, इनको एक निश्चित पैसा दिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। ये बिजनेसमैन नहीं है, लेकिन फिर भी इनका अपना समूह है। श्रमिक हैं, कृषक हैं, ये पेशेवर समूह इसमें सम्मिलित होते हैं। इसके साथ ही तीसरा है जनहित, जैसे कि मानवाधिकार संगठन, पर्यावरण संगठन और अन्य इसमें सम्मिलित होते हैं। देखो, अगर हम हित समूहों के प्रकारों की बात करें तो नॉर्मली हमें 3 प्रकार इसके देखने को मिलते हैं। एक होता है आर्थिक। आर्थिक मतलब सिंपल सा है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या जो व्यापारी वगैरह के द्वारा जो हित समूह के द्वारा सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है तो उसे हम आर्थिक हित समूह कहते हैं। लेकिन कुछ पेशेवर हैं, जैसे कि श्रमिक हो गए, कृषक हो गए, जो मतलब एक अलग क्लास है, जैसे कि अध्यापक, वकील, डॉक्टर, तो ये अलग ही इनका हित समूह होता है, पेशेवर इन्हें हम कहते हैं। तो दूसरा ये हो गया। तीसरा होता है जनहित। अब कई बार ऐसे हित समूह, ऐसे इंटरेस्ट ग्रुप सामने आ जाते हैं जो जनता की भलाई के लिए कोई मुद्दा उठाते हैं। जैसे कि मानव अधिकार का मुद्दा उठा लिया किसी ने, जैसे कि मानव अधिकार का एक संगठन है अपना, जो कि भारत में मानव अधिकार से संबंधित मुद्दों को उजागर करता है। पर्यावरण से संबंधित कई सारे संगठन हैं। तो जब ये कोई मुद्दा उजागर करते हैं तो ये जनहित में उजागर करते हैं, ठीक है। इनका खुद का कोई लाभ नहीं होता, ये सबकी भलाई के लिए नॉर्मली किसी मुद्दे को उठाते हैं, तो ये भी हित समूह में आते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक ही तरह की डिमांड कर रहे हैं ना। जैसे कि जो मानव अधिकार संगठन है वो सिर्फ मानव अधिकार से संबंधित ही बातें करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये हित समूह हैं, ये कोई सामाजिक आंदोलन नहीं है। तो यहाँ तक हमने हित समूहों की बात कर ली। अब बात करते हैं कि आखिर जो हित समूह है, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं, वो किस तरह से लोक नीति को प्रभावित करते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो कई सारे सकारात्मक प्रभाव भी हैं, नकारात्मक, यानी कि लाभ भी होता है, इनसे हानियाँ भी होती हैं। सारी चीज़ें बात अभी आज के इस वीडियो में हम कर लेंगे। तो अब अच्छी बातें क्या हैं, अच्छे प्रभाव क्या पड़ते हैं लोक नीति पर। तो संभावित लाभ कुछ ऐसे हैं, जैसे कि निर्णय लेने पर हित समूहों के प्रभाव के वास्तविक लाभों का कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन फिर भी हित समूह सामान्य रूप से विशिष्ट विषयों पर उपयोगी जानकारी और अंतर्दृष्टि डेटा देकर नीति निर्माताओं की सहायता कर सकते हैं। वे ऐसे हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं जो गैर विचारित लोक नीति से प्रतिकूल और अनिच्छा से प्रभावित हो सकते हैं। देखो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि एक लाभ आप ये कह सकते हो कि जो हित समूह होते हैं, जैसे जो किसानों का इंटरेस्ट ग्रुप है, हित समूह है, वो किसानों से संबंधित कई सारे मुद्दों को सामने लाता है, और जो छुपे हुए मुद्दे हैं जिन पर सरकार विचार नहीं करी उनको भी सामने लाता है। सरकार कोई भी बिल पास करती है तो हमें उसकी अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं, लेकिन ये जो हित समूह होते हैं वो उसकी बुराइयां भी सामने ले आते हैं कि अगर इस बिल को या इस कानून को अगर पास किया जाएगा तो इससे ये डैश डैश जो भी है वो इससे खामियां निकल कर सामने आएंगी। तो हित समूह ये भी करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही जो हित समूह हैं वो कई बार दबाव डालते हैं सरकार के जो कर्मचारी हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं या जो नेता वगैरह हैं, उनकी संपत्ति की घोषणा की जाए, उनकी संपत्ति की घोषणा से संबंधित मांग भी वो करते हैं। इसके साथ ही निर्णय लेने की प्रक्रियाओं और सूचनाओं तक पहुंच में पारदर्शिता। कई बार जो अलग अलग जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो आंदोलन एक तरह से मांग करते हैं, सरकार के ऊपर दबाव डालने का प्रयास करते हैं कि जो निर्णय लेने की प्रक्रिया है, जो सूचना तक जो लोगों की पहुंच है, वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, वो पारदर्शी होनी चाहिए,
उसमें कोई झोल या कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया और सूचना तक पहुंच में पारदर्शिता की भी मांग की जाती है। तो दबाव समूह का यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव पड़ता है लोक नीति में। इसके साथ ही दबाव समूहों और आंदोलनों के कारण लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुई हैं। शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहित कर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। देखो दोस्तों, लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है हित समूहों के द्वारा, दबाव समूहों के द्वारा जो आंदोलन चलाए जाते हैं या ये जो डिमांड की जाती है, इससे लोकतंत्र को भी मजबूती मिलती है। ताकि देखो, कई बार क्या होता है, अलग अलग समूहों के द्वारा अलग अलग मुद्दों को सामने लाया जाता है, जिससे सरकार आज नहीं तो कल उनकी डिमांड को पूरा करने का प्रयास करती है। अगर डिमांड सही होती तो ज़रूर वो पूरा करने की कोशिश करती है, अगर डिमांड सही नहीं लगती तो फिर भी उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर जो भी चीज़ें मतलब रह गई हैं उनको पूरा करने का प्रयास सरकार के द्वारा किया जाता है। तो इससे लोकतंत्र को मजबूती ही मिलती है, जनता की मांग ही पूरी होती है। बस हाँ, शर्त यह है कि सभी लोगों को ये करने का मौका मिले, सभी लोगों के हित को पूरा करने का मौका सभी को मिले। अब हित समूह का या दबाव समूह कह लो, इनका एक नकारात्मक प्रभाव भी होता है। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब दबाव समूह क्या है, मतलब ये हित समूह का नकारात्मक प्रभाव क्या है, इसको एक बार देखते हैं। जैसे कि अत्यधिक प्रभाव और राज्य पर अधिग्रहण। अब कई बार इनका दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेट के ऊपर। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, इनका जो अपना हित समूह बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा अमीर क्लास में आते हैं, बहुत ज़्यादा रिच क्लास में, इनका जो इंटरेस्ट ग्रुप है, जो बड़े बड़े मतलब उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, इनका जो इंटरेस्ट ग्रुप है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। सरकार के ऊपर इनका प्रेशर होता है। ये सरकार के ऊपर एक तरह से कई सारे पार्टियों को इनके द्वारा कई सारे पैसे भी दिए जाते हैं, कई सारे एक तरह से एक चंदे के रूप में कई सारे पार्टियों को पैसे भी दिए जाते हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा। तो सरकार के ऊपर भी इनका दबाव पड़ जाता है। तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप होता है ना, हित समूह होता है, इनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव सरकार के ऊपर कई बार देखा जाता है। तो राज्य का अधिग्रहण होता है, इससे राज्य की शक्तियाँ कमज़ोर भी हो जाती हैं। तो ये इसका एक नकारात्मक प्रभाव है। जाहिर तौर पर आप देख सकते हैं, कई बार सरकार को प्राइवेटाइजेशन से संबंधित कई सारी नीतियाँ सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े उद्योगपतियों के प्रभाव में बनानी पड़ती हैं कई देशों में। इस यहाँ सिर्फ हम भारत की बात नहीं कर रहे, अकॉर्डिंग टू अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, आप अफ्रीकन कंट्रीज़ का सबसे अच्छा एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पे जो आर्थिक रूप से जो बड़ी कंपनियाँ हैं, राजनीति में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो यहाँ पे ये बात है। इसके साथ ही ये किसी एक वर्ग के लोगों की रक्षा करते हैं। हित समूह का दोस्तों एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि ये एक वर्ग के लोगों की रक्षा करने का ही प्रयास करते हैं। जैसे कि जो किसानों का समूह है वो सिर्फ किसानों के लिए ही बात करेगा, वो दूसरे के लिए बात नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये भी एक नकारात्मक प्रभाव है। इसके साथ ही ये लोकतंत्र के मूलभूत ढांचे को कमज़ोर करते हैं, क्योंकि ये अक्सर किसी एक वर्ग अथवा किसी एक मुद्दे पर काम करते हैं, जबकि लोकतंत्र केवल एक वर्ग के हितों की रक्षा नहीं करता बल्कि सभी के कल्याण को देखता है। जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लोकतंत्र को मजबूत करता है, लेकिन साथ में दोस्तों ये लोकतंत्र को कमज़ोर भी कर रहा है। क्योंकि जो लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, वो क्या है, वो सभी लोगों की बात करता है, सभी लोगों की समस्याओं की बात की जाती है डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में। लेकिन ऐसा दबाव समूह या हित समूह ऐसा नहीं करते, वो सिर्फ अपने हितों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हमारा समूह है, बस हमारे समूह का हित पूरा हो। जैसे कि किसी स्पेसिफिक, जैसे कि मान लो जो मोबाइल की दुकान का मतलब जितने भी मोबाइल की दुकान वाले लोग हैं, उनका अपना एक हित समूह होगा। कपड़े की दुकान वाले जितने भी व्यक्ति, उनका अपना एक अलग हित समूह है। तो ये क्या है, ये बस अपने अपने हित की ही बात करेंगे। तो इससे लोकतंत्र के ढांचे को मतलब थोड़ा कमज़ोर किया जाता है इनके द्वारा। सॉरी फॉर नॉइज़ दोस्तों। इसके साथ ही ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं, लेकिन जिस जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये जो समूह होते हैं राजनीति, ये जो हित समूह होते हैं, ये जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते। जैसे कि ये जो सरकार है उसको प्रभावित करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते ये किसी चीज़ की। ये आंदोलन करते हैं, ये जो हित समूह हैं वो कई बार आप देखोगे कि अभी कुछ जो हित समूह अलग अलग ग्रुप हैं वो रोड को जाम कर देते हैं, कई सारी घटनाएं घटित हो जाती हैं, कई बार वायलेंस हो जाता है। तो जिम्मेदारी नहीं लेते ये हित समूह, जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो कोई किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेते, सब कुछ सरकार के ऊपर ही छोड़ देते हैं। लेकिन
यहाँ पे यही इसकी बहुत बड़ी कमी है, क्योंकि जो राजनीतिक दल होते हैं वो कम से कम जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उन्हें सामना करना पड़ता है जनता का, लेकिन ये जो हित समूह हैं इन्हें जनता का कुछ सामना नहीं करना। इसके साथ ही संभव है कि हित समूहों और आंदोलनों जनता से समर्थन अथवा धन ना मिले। इन आंदोलनों को जनता से समर्थन और धन ना मिले। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हित समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो, लेकिन उनके पास धन अधिक हो और इसके बूते अपने संकुचित एजेंडे पर वे सार्वजनिक बहस का कारण जोड़ने में सफल हो जाए। सिंपल सी बात है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, कई सारे न्यूज़ चैनल्स उनके अंडर में हैं, कई सारे व्यापारी वर्ग मिले हुए हैं बड़े बड़े, और कई सारे दूसरे हित समूह हैं जिनके जो समूह के सदस्य हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिच हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके पास पैसा है। तो ऐसे में क्या होता है, हो सकता है कि उस पर्टिकुलर हित समूह को जनता का कोई समर्थन ना मिले, या हो सकता है कि उस पर्टिकुलर हित समूह को कहीं से कुछ खास धन ना मिले, कोई सहायता धन के रूप में भी ना मिले। लेकिन अगर उस हित समूह के पास XYZ कोई भी हित समूह है, अगर उसके पास खुद ही इतना पैसा है, एक्स्ट्रा मतलब खुद ही कुछ ज़्यादा ही पैसा है, तो वो अपने एजेंडे को पूरा करने में सक्षम हो सकता है। कई बार आप कहने का मतलब है कि अपने हित को पूरा करने के लिए वो समर्थन जुटा सकता है पैसे के दम पर। कभी कभी ये हित समूह राजनीतिक स्थिरता पैदा करते हैं। एक नकारात्मक प्रभाव ये है हित समूहों का कि ये राजनीतिक अस्थिरता पैदा करते हैं। मतलब ये कि जो एक शांति का माहौल था, शांति का माहौल मतलब ये है कि आप जो राजनीति या जो पॉलिटिक्स चल रही होती है उसमें एक अनबैलेंस पैदा करते हैं। सिंपल सी बात है, अभी जो किसान आंदोलन हो रहे थे, तो उस दौरान क्या हो रहा था, जो पॉलिटिक्स थी भारत की वो बहुत ही ज़्यादा अस्थिर हो रही थी। हालांकि मजबूत है काफ़ी पॉलिटिक्स इस टाइम पर भारत की, लेकिन फिर भी एक अस्थिर पॉलिटिक्स हो रही थी। कनाडा हो गया, दूसरे ऑस्ट्रेलिया वगैरह हो गया, दूसरे देशों में किसानों के द्वारा, जो भारतीय किसान थे उनके द्वारा बहुत तरह से कमेंट दिए जा रहे थे इंडिया के खिलाफ। तो क्या था, पॉलिटिक्स को थोड़ा सा हिलाने का प्रयास किया जाता है हित समूहों के द्वारा। हालांकि वो बात अलग है कि हित समूहों का अपना इंटरेस्ट पूरा करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और लोक नीति के अंतर्गत इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है दोस्तों। क्योंकि कई बार होता है कि सरकार किसी एक वर्ग के किसी एक वर्ग के लिए एक ऐसी नीति बना देती है और जिसे उस वर्ग के लोग पसंद नहीं करते, या उस वर्ग के लोगों का नुकसान है उस नीति में। तो ये एक तरह से एक अच्छी चीज़ भी है, ऐसा नहीं कि ये हमने पूरे नकारात्मक प्रभाव देखे तो बेकार ही है। लेकिन फिर भी हित समूहों के द्वारा सभी लोगों के जो अलग अलग हित समूह हैं उनके द्वारा सभी ग्रुप्स अपना अपना हित पूरा करने का भी प्रयास करते हैं। और हित समूह दबाव समूह से थोड़ा अलग भी है कि बहुत ही ज़्यादा सरकार के ऊपर दबाव नहीं डालता, ये नॉर्मल दबाव डालता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डाल देगा, अगर बहुत ज़्यादा दबाव डालेगा तो ये हित समूह दबाव समूह बन जाता है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक आंदोलन की, कि आखिर सामाजिक आंदोलन क्या होता है, सोशल मूवमेंट क्या होता है। फिर बात करेंगे कि आखिर कैसे सोशल मूवमेंट या सामाजिक आंदोलन कैसे लोकनीति को प्रभावित करता है। तो सामाजिक आंदोलन वह प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारे लोग कोई सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए या किसी सामाजिक प्रथा प्रवृत्ति को रोकने के लिए एकजुट और सक्रिय हो जाते हैं, या वे किसी सामाजिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, चाहे वह किसी परंपरा को तोड़ने की दिशा हो, या परंपरा में सुधार लाने की दिशा हो, या परंपरा को पुनर्जीवित दोबारा लाने की दिशा हो। सिंपल सी बात है, समाज में कोई परिवर्तन लाना हो या समाज से संबंधित कोई मुद्दा होता है तो उसी को लेकर सामाजिक आंदोलन सामने आते हैं, जिसमें समाज में परिवर्तन लाने की बात की जाती है। देखो, कई तरह की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि समाज में किसी प्रथा के विरोध में कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, समाज में कोई मुद्दा है जिसके खिलाफ कोई आंदोलन खड़ा हो जाता है जिसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़े। तो उसी से संबंधित जो आंदोलन होते हैं, जब लोग एकजुट हो जाते हैं समाज में परिवर्तन या समाज से संबंधित मुद्दे को लेकर जब कोई आंदोलन चलाया जाता है, तो उसी को हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। समाज के कोई किसी मुद्दे को लेकर जब आंदोलन चलाया जाए तो उसे ही हम सामाजिक आंदोलन कहते हैं। अब इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं इसको आप थोड़ा थोड़ा समझिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि लोग सक्रिय होकर एकजुट हो जाते हैं, एकजुट होकर सक्रिय हो जाते हैं किसी भी सामाजिक मुद्दे को लेकर। ठीक है, सामाजिक आंदोलन में आप देखोगे व्यापक जनता होती है, जनता का जो दायरा होता है वो बड़ा होता है।
आगे और समझते हैं इसे। साधारणतः सामाजिक आंदोलनों में तरह तरह के लोग सम्मिलित होते हैं, अर्थात यह जरूरी नहीं कि वे किसी एक ही जाति, धर्म, क्षेत्र, सामाजिक स्थिति, व्यवसाय या विशेष हित से जुड़े हुए लोग हों। अपने सामान्य लक्ष्य के प्रति उनकी चेतना या आस्था उन्हें एक दूसरे के निकट ला देती है और वे सहज स्वाभाविक रूप से उस लक्ष्य के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने लगते हैं, हालांकि वे किसी योजना के अनुसार कार्य नहीं कर रहे होते। शुरू में उनकी गतिविधियों में कोई तालमेल नहीं पाया जाता, हालांकि आगे चलकर वे संगठित हो सकते हैं। किसी देश में धार्मिक, राजनीतिक या सामाजिक उथल-पुथल के समय लोगों का ऐसा व्यवहार स्वाभाविक माना जाता है। सिंपल सी बात है, ये जो सामाजिक आंदोलन होते हैं, इनका जो दायरा होता है लोगों का, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इसमें दोस्तों ये नहीं होता कि सिर्फ एक जाति के लोग ही शामिल हों, धर्म या क्षेत्र से संबंधित लोग ही शामिल हों, या एक व्यवसाय से संबंधित लोग शामिल हों। इसमें अलग-अलग धर्म, अलग-अलग जाति, अलग-अलग व्यवसायों से संबंधित, अलग-अलग सामाजिक स्थिति से संबंधित लगभग सभी लोग, जो भी समाज के हिस्सा हैं, जो भी लोग, तो वो सामाजिक आंदोलन में शामिल होते हैं। यहाँ पर दोस्तों सिंपल सी बात होती है, यहाँ पे लोग अपने आप ही मतलब खुद ही लोग जुड़ते चले जाते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों के ऊपर कोई दबाव डाला जाए, लोगों को संगठित किया जाए, इकट्ठा किया जाए, नहीं। लोग सहज स्वाभाविक रूप से जुड़ते जाते हैं और अपने लक्ष्य के समर्थन, मतलब अपने लक्ष्य, जो भी उनका लक्ष्य है सामाजिक आंदोलन का, उसको पूरा करने के लिए समर्थन व्यक्त करने लगते हैं। जैसे कि नॉर्मली अभी 2011 की बात की जाए, जो भ्रष्टाचार आंदोलन चलाया गया था, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन दिल्ली में जो चलाया गया था अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में, क्या था वो? एक सामाजिक आंदोलन ही था। उससे हर व्यक्ति जुड़ रहा था, वो कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। हालांकि केजरीवाल उसी आंदोलन से उभर कर एक राजनीतिक पार्टी बना लेते हैं और वो फिर सत्ता में आ जाते हैं, लेकिन अन्ना हज़ारे ने उसका साफ तौर पर उसका विरोध किया था। तो जैसे कि एंटी करप्शन जो मूवमेंट था जो 2011 का, उसे भी आप सामाजिक आंदोलन कह सकते हो। ये सब आंदोलन कैसे होते हैं? ये ऐसे आंदोलन होते हैं जिसमें अलग अलग जातियाँ, मतलब सभी लोग, समाज के लगभग हर तबके का इंसान इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ आपको किसान देखने को मिले, ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको सिर्फ व्यापारी देखने को मिले। अलग अलग जाति, धर्म, सभी क्षेत्रों के लोग आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, सामाजिक आंदोलन का जो मुद्दा होता है वो एक ऐसा मुद्दा होता है जो लोगों को आकर्षित करता है ज़्यादा। कैसे? जैसे कि अभी जो करप्शन का जो मुद्दा अभी मैंने बताया 2011 में, वो क्या था भाई? करप्शन से सभी परेशान थे, सभी को चाहिए कि करप्शन विरोधी कानून लाया जाए, तो सभी लोगों ने साफ तौर पर इसे समर्थन दिया अपना। शुरू में इनकी जो गतिविधियां होती हैं सामाजिक आंदोलन की, इसमें कोई खास तालमेल भी नहीं पाया जाता, आगे चलकर ये संगठित होते हैं। इसके साथ ही जब कोई सामाजिक आंदोलन जोर पकड़ता है तो उसके अंतर्गत व्यवहार के नए प्रतिमान, नए पैटर्न स्थापित किए जाते हैं। उनके लिए कोई नया तर्कसंगत आधार ढूंढा जाता है और उन्हें लोकप्रिय बनाया जाता है। उदाहरण के लिए बिना दहेज विवाह का चलन एक सामाजिक आंदोलन का रूप धारण कर सकता है। इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लोग सम्मिलित हो सकते हैं जो दहेज उन्मूलन के आदर्श में आस्था रखते हों। कहने का मतलब है दोस्तों, जो सामाजिक आंदोलन का जो तरीका होता है कि किस तरह से आंदोलन किया जाएगा, वो निश्चित नहीं होता। वो बिल्कुल एकदम मतलब निश्चित नहीं होता कि हर बार एक ही तरह का आंदोलन किया जाए। ये जो सामाजिक आंदोलन होता है वो हर बार अलग-अलग उसमें तरीके शामिल होते हैं, अलग-अलग तरीके से ये सामाजिक आंदोलन किया जाता है। ठीक है, कोई नया तर्कसंगत आधार ढूँढा जाता है इस आंदोलन का। और जैसे कि यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, समाज का ऐसा मुद्दा जिस पर अधिकतर लोग सहमत होते हैं या जिसमें बदलाव के लिए अधिकतर लोग सहमत हों, तो उसके लिए सामाजिक आंदोलन किया जाता है। जैसे कि बिना दहेज विवाह, ये एक सामाजिक मुद्दा है और जो जागरूक नागरिक हैं वो इसका समर्थन करते हैं। तो ये जो टॉपिक है बिना दहेज विवाह, इसके ऊपर भी सामाजिक आंदोलन हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने सामाजिक आंदोलनों को समझ लिया, और सामाजिक आंदोलन के उदाहरण की बात करें तो 2011 का जो एंटी करप्शन मूवमेंट चलाया गया था अन्ना हज़ारे के नेतृत्व में, तो वो भी एक सामाजिक आंदोलन था। इसके अलावा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चलाया गया था नर्मदा नदी को बचाने के लिए, जो बांध वगैरह बन रहे थे उसके ऊपर, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी एक सामाजिक आंदोलन था। इसके अलावा चिपको आंदोलन भी एक सामाजिक आंदोलन रहा था।
तो ये कुछ उदाहरण थे जो मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ तक अभी हमने सामाजिक आंदोलन की मीनिंग को अच्छे से समझ लिया, काफ़ी डिटेल में समझा। सारी बातें याद करने का प्रयास करें क्योंकि ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे। एक बार लास्ट टाइम क्वेश्चन भी आया था कि सामाजिक आंदोलन क्या है और ये किस तरह सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करता है। तो क्या है इसको तो हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर सार्वजनिक नीतियों में सामाजिक आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका 2 तरह से प्रभाव पड़ता है, एक सकारात्मक होता है, एक नकारात्मक होता है। सकारात्मक मतलब अच्छे प्रभाव, नकारात्मक मतलब नेगेटिव। तो सकारात्मक प्रभाव की अगर हम बात करें तो हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 का भाग 1 प्रत्येक व्यक्ति को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की प्रत्याभूति देता है, यानी कि अधिकार देता है, जिसमें बल प्रयोग के बिना एकत्र होने और प्रदर्शन करने का अधिकार भी सम्मिलित है। सार्वजनिक रूप से विरोध करने की स्वतंत्रता भारत को उत्तरदायी और जवाबदेह बनाती है। अब देखिए दोस्तों, सामाजिक आंदोलन से क्या होता है? सामाजिक आंदोलन से ये होता है कि जो व्यक्ति हैं वो अपने अधिकार का फ़ायदा उठाते हैं। फ़ायदा क्या? अपने अधिकार का उपयोग करते हैं। देखो, सामाजिक आंदोलन के दौरान व्यक्ति एकजुट होते हैं और किसी मुद्दे को लेकर बोलते हैं, अपने विचारों को सामने रखते हैं। तो ये क्या है? वो आर्टिकल 19 का जो पार्ट 1 है उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो इससे भारत का जो ये अनुच्छेद है इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही सामाजिक आंदोलनों के द्वारा जो सरकार होती है वो जवाबदेह बनी रहती है, वो उत्तरदायी रहती है। सरकार को जवाब देना पड़ता है किसी भी नीति के लिए, या जो कार्य सरकार ने नहीं किया है वो किसी के चीज़ के ऊपर सरकार कानून नहीं बना रही है तो उसके प्रति भी सरकार को जवाब देना पड़ता है। तो सार्वजनिक रूप से विरोध करने से जब हम सामाजिक आंदोलन की बात करते हैं जिसके द्वारा सरकार का या पब्लिक नीति का विरोध किया जाता है, तो इससे सरकार पर दबाव बनता है और सरकार जवाबदेह बनती है। इसके साथ ही यह कभी-कभी नीतियों को बदलने और नई नीतियों के निर्माण में सहायता कर सकता है। और जब सरकार अन्य मामलों में व्यस्त होती है और कुछ चीज़ों की अनदेखी करती है तो असंतुष्ट लोग सदैव शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करके अपना मार्ग निकालते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, ये जो सामाजिक आंदोलन होता है वो कई बार जो नीतियाँ बनाई जाती हैं सरकार के द्वारा उसको बदलने में सहायता करता है और नई नीतियों के निर्माण के लिए सरकार पर दबाव भी डालता है। जैसे कि जो चिपको आंदोलन था वो क्या था? चिपको आंदोलन पेड़ बचाओ आंदोलन आप इसे कह सकते हो नॉर्मली, जो हिमालय का जो ज़िला था जिसमें पेड़ को बचाने के लिए जो महिलाएं थी उनके द्वारा ये चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। लेकिन यहाँ पे बात को समझिए, अभी हम चिपको आंदोलन को नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि चिपको आंदोलन के परिणाम स्वरूप रिजल्ट ये आया था कि उस क्षेत्र के पेड़ों को अगले 10 सालों तक काटने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कहने का मतलब यह है कि जब असामाजिक आंदोलन होते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप जो रिज़ल्ट आता है उसके चलते कई बार सरकार को अपनी नीतियां बदलनी पड़ती हैं, अपनी नीतियों में परिवर्तन करना पड़ता है और कई बार नई नीतियां बनानी पड़ती हैं। तो सामाजिक आंदोलन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है किसी भी मुद्दे पर जिस पर सरकार ने हो सकता है नीति बना दी है, जिसमें परिवर्तन की मांग की गई हो, या फिर कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर सरकार कुछ नहीं करती, तो उस ओर भी सामाजिक आंदोलन के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है और सरकार को कुछ फैसला करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली सामाजिक आंदोलन के सकारात्मक प्रभाव की कि आखिर क्या इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन साथ में सामाजिक आंदोलन के नकारात्मक प्रभाव भी हैं। जैसा कि पहले कहा गया है कि जहां प्रदर्शन देश की नीति निर्माण प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वहीं उनके कुछ नकारात्मक अर्थ भी होते हैं। हिंसा और अराजकता को सम्मिलित करते हुए अवैध विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि सकारात्मक के साथ ही इसके नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे कि कई बार अवैध मतलब कहीं ज़रूरत नहीं है आंदोलन की, लेकिन फिर भी हिंसा और अराजकता फैलाने के लिए कई बार सामाजिक आंदोलन हमें देखने को मिलते हैं। देखो, ज़्यादातर तो नॉर्मली जब आवश्यकता है तब सामाजिक आंदोलन सामने आते हैं तो वो ठीक है, लेकिन कई बार अवैध विरोध की ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी विरोध किया जा रहा है, तो वो हिंसा और अराजकता को बढ़ाने के लिए होता है, जिससे कि देश की राजनीति अफेक्टेड होती है या मतलब देश की राजनीति अस्थिर होती है। इसके साथ ही जन आंदोलनों में प्रायः उच्च स्तर की मीडिया सहभागिता और सरकारी निगरानी होती है। दूसरे अहम विषय छाया में आ जाते हैं।
कहने का मतलब है जब जन आंदोलन यानी कि सामाजिक आंदोलन होना शुरू होता है तो जो मीडिया होती है, जो सरकार होती है, उसका पूरा ध्यान इन आंदोलनों की तरफ ही चला जाता है। इसके चलते जो दूसरे विषय हैं, जो दूसरे मुद्दे हैं जिस पर विचार करना है, नीतियाँ बनानी हैं, तो उस ओर ध्यान नहीं जाता या वो विषय जो हैं वो छुप जाते हैं। इसके साथ ही दंगों के परिणाम स्वरूप अंततः मांगों की पूर्ति हो सकती है, परंतु उनके साथ सदैव संसाधनों की हानि होती है, चाहे वह मानव हो या भौतिक। लोग हिंसक हो जाते हैं और एक दूसरे को चालू कर देते हैं। यहाँ पे कुछ होगा, दूसरा कुछ लिखा होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे चालू नहीं होगा। एक दूसरे को मतलब क्षति पहुंचा देते हैं, सार्वजनिक बसों या ट्रेनों को नष्ट कर देते हैं या यहाँ तक कि पुलिस थानों को उड़ा देते हैं और मरने वालों की संख्या अनगिनत है। न केवल प्रदर्शनकारी कई बार अपनी जान गंवाते हैं, अपितु सामान्य लोग भी होते हैं जिनका अशांति से कोई लेना देना नहीं होता। गैर कानूनी दंगे अपितु वैध विरोध भी गुमराह करने वाले सरकारी निर्णय लेने का कारण बन सकते हैं। कहने का मतलब दोस्तों कि कई बार दंगों का सहारा लिया जाता है, सामाजिक अहिंसा का सहारा लिया जाता है ताकि जो भी मांग है लोगों की वो पूरी हो सके। तो ये चीज़ क्या है? ये चीज़ एक मतलब दंगे वगैरह क्या है? दंगे वगैरह से अशांति फैलती है और इससे जो आम लोग हैं उन्हीं का नुकसान होता है। तो इस तरह जो सामाजिक आंदोलन है उसका एक नकारात्मक प्रभाव ये है कि कई बार सामाजिक आंदोलनों के दौरान हमें दंगे देखने को भी मिल जाते हैं। कई बार जैसे कि अभी दिल्ली में हमने देखा था, जो नॉर्थ दिल्ली का एरिया था वहाँ पे हमने दंगे देखे। तो इस दंगों में क्या होता है? दंगों में यही होता है कि जो आम नागरिक होते हैं उनका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। अब कोई व्यक्ति कार लेकर जा रहा है, कोई व्यक्ति बाइक लेकर जा रहा है, उसकी बाइक को रोकना, उसकी बाइक में मतलब आग लगा देना, उसकी गाड़ी में आग लगा देना, पेट्रोल पंप पर आग लगाना, ये सब क्या है? उसको तोड़ना फोड़ना। तो इससे आम लोगों का नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, सरकारी संपत्ति ही नष्ट होती है। तो ये इसका एक बड़ा नकारात्मक प्रभाव है। दोस्तों यहाँ तक हमने नकारात्मक प्रभावों को भी देख लिया और सकारात्मक प्रभावों को भी देख लिया जो कि लोक नीति पर सामाजिक आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इतना इनफ है और यहाँ तक हमने लगभग सारी ही बातें कर ली कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था एवं नीति में हित समूह और सामाजिक आंदोलन की क्या भूमिका है। तो उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट है तो यही कहूँगा एक बार वीडियो को और देख लेना ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।